नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th नागरिक का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित टोटल 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित यह हमारा पार्ट 4 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने इसी चैप्टर से संबंधित पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाला वीडियो बना चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से उन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा। उन तीनों वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यह वीडियो नागरिक के पहले चैप्टर से संबंधित लास्ट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो आप लोगों का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी वाला है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है, राजनीति में धर्म कब समस्या बनती है। आप सभी को बताना है कि राजनीति में जो धर्म है वो कब समस्या बन जाती है। आपके सामने ऑप्शन है, जब धर्म का उपयोग विकास में हो, जब धर्म राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे, जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाए, या फिर जब धर्म व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो। आप सभी बताएंगे बाबू कि 236 का राइट ऑप्शन क्या होगा। 236 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में धर्म वाली समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जब भी दोस्तों राजनीति में धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है तो उस स्थिति में राजनीति में धर्म वाली जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। जिस देश के राजनीति में धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो बाबू उस देश में धर्म के नाम पर जो झगड़े हैं वो शुरू हो जाते हैं। धर्म के नाम पर जो विद्रोह है वो शुरू हो जाते हैं। लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। उस देश के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर बाबू मारपीट, धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में धर्म वाली समस्या कब उत्पन्न होती है। राजनीति में धर्म वाली समस्या बाबू उत्पन्न होती है कब, जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तब। बाबू कभी भी देश के राजनीति में धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं माना जाना चाहिए। वो भी कब, जब देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हो। अगर किसी एक देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं तो उस देश के राजनीति में बिल्कुल भी धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं माना जाना चाहिए। अगर बाबू किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और उस देश में किसी एक धर्म को राजनीति का राष्ट्रीय आधार मान लिया जाता है तो उस स्थिति में उस देश में बाबू धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। धर्म के नाम पर जो दंगे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ बाबू झगड़े करके मर भी जाते हैं। तो कभी भी राजनीति में धर्म को राष्ट्र का आधार नहीं माना जाना चाहिए। अगर किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हो तो आप सभी जानते हैं बाबू कि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्न धर्मों का एक देश है। हमारे भारत देश में विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं और हमारे भारत देश के विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे वाले संबंध को स्थापित कर खुशी पूर्वक रहते हैं। अगर हम बात करें अपने भारत देश के राष्ट्रीय धर्म का तो बाबू हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय धर्म है वो है धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आपके भारत देश का राष्ट्रीय धर्म क्या है तो आप सभी बताना, हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय धर्म है वो है धर्मनिरपेक्ष। क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। हमारे भारत देश का जो बाबू धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कभी भी किसी एक धर्म के सापेक्ष नहीं है।
है, किसी एक धर्म का समर्थन करने वाला नहीं है, किसी एक धर्म को श्रेय नहीं देता है। हमारे भारत देश का संविधान क्या करता है? हमारे भारत देश का संविधान कभी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं है, एक धर्म का समर्थन करने वाला नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का ही समर्थन करने वाला है। जो धर्म गलत होगा, जिस धर्म की नीतियाँ गलत होंगी, उस धर्म को बाबू हमारे भारत देश का जो संविधान होगा वो उसे गलत ठहराएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ही उच्च मानेगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मानेगा। इसलिए हमारे भारत देश का जो संविधान है बाबू वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे भारत देश का संविधान बिल्कुल भी ना हिंदू धर्म के पक्ष में है, ना इस्लाम धर्म के पक्ष में है, ना सिख धर्म के पक्ष में है, ना बौद्ध धर्म के पक्ष में है, और ना ही बाबू ईसाई धर्म के पक्ष में है। हमारे भारत देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू अगर हमारे भारत देश में किसी एक धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाएगा तो उस स्थिति में हमारे भारत देश में भी धर्म के नाम पर जो दंगे होंगे वो बाबू शुरू हो जाएंगे। लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर देंगे, क्योंकि जब राजनीति में धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाएगा तो बाबू उस स्थिति में उस धर्म का ही समर्थन हमारे भारत देश में मिलना हो जाएगा। ठीक है, जिस धर्म को हमारे भारत देश की राजनीति में श्रेय मिल जाएगा, उसे अधिकार मिल जाएगा, उसे महानता मिल जाएगा, उसे सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल जाएगा, तो बाबू उस धर्म से संबंधित जो लोग होंगे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लग जाएंगे, और जो बाकी धर्म के लोग होंगे हमारे भारत देश में रहने वाले, उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा। दोस्तों, जब हमारे भारत देश में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों का अधिकार छीन जाएगा हमारे भारत देश के संविधान से, तो वे लोग क्या संतुष्ट रहेंगे? वे लोग क्या बाबू खुशी पूर्वक हमारे भारत देश में रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जो संविधान बनाने वाले महापुरुष थे उन्होंने हमारे भारत देश के संविधान में भारत देश के राष्ट्रीय धर्म को धर्मनिरपेक्ष रखा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बाबू कि राजनीति में धर्म वाली जो समस्या है वो कब उत्पन्न होती है? कब उत्पन्न होती है? जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जब बाबू आप इंग्लैंड जाइएगा ना तो इंग्लैंड में बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में बाबू एक धर्म का ही समर्थन मिलता है, और वो धर्म क्या है? वो धर्म है ईसाई धर्म। ठीक है, ईसाई धर्म को ही समर्थन मिलता है। ऐसे ही अगर आप किसी अन्य देश में भी जाइएगा भारत देश को छोड़कर, तो वहां पर किसी एक धर्म का ही बाबू समर्थन करने को मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान जाइएगा तो पाकिस्तान बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मुसलमान लोगों की संख्या है। मुसलमान लोगों की संख्या होने के कारण ही पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय धर्म है वो है इस्लाम, ना कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान देश में नहीं है। ठीक है, चलिए 237 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें पूछा गया है राजनीति में सांप्रदायिकता कब उत्पन्न होती है? आप सभी को बताना है कि राजनीति में जो सांप्रदायिकता है वो कब उत्पन्न होती है। जब धर्म के आदर्शों को अपनाया जाए, जब धर्म को व्यक्ति की निजी बात माना जाए, जब धर्म को समुदाय का आधार माना जाए, या फिर जब धर्म नैतिकता सिखाए। तो राइट आंसर यहाँ पर 237 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जब धर्म को समुदाय का आधार माना जाए। बाबू, जब भी राजनीति में धर्म को समुदाय का आधार मान लिया जाता है तो उस स्थिति में राजनीति में सांप्रदायिकता वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, सांप्रदायिकता दंगे से अगर बचाना है, तो उसके लिए बाबू हमें कभी भी अपने देश की राजनीति में धर्म को समुदाय का आधार नहीं माना जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल पर आने का प्रयास करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सांप्रदायिकता की पहचान क्या है? बताइए तो सांप्रदायिकता की जो पहचान है वो क्या है? बाबू, सांप्रदायिकता की जो पहचान है वो है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना। बाबू, जब लोग किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं तो उस समय सांप्रदायिकता वाली जो स्थिति होती है
वो उत्पन्न हो जाती है। हालांकि हमारा भारत देश का जो संविधान है वो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है। हमारे भारत देश का संविधान किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत देश के लोगों का, तो बाबू हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म का समर्थन करते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, इस्लाम धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, ईसाई धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के कारण ही हमारे देश में जो सांप्रदायिकता वाले धर्म हैं वो बाबू उत्पन्न हो चुके हैं। सांप्रदायिकता वाली जो स्थिति है वो हमारे भारत देश में उत्पन्न हो चुकी है। किस कारण? तो बाबू अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के कारण लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने में लगे हैं। लोग ये बताने में लगे हैं कि हमारा धर्म किसी धर्म से बिल्कुल भी कम नहीं है, हमारा धर्म ही मूल धर्म है, हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हमारे धर्म को ही हमारे देश के राजनीति में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए। इसी कारण दोस्तों हमारे भारत देश में कभी कभी सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। और सांप्रदायिक दंगे तभी शुरू होते हैं जब धर्म के नाम पर विद्रोह शुरू होता है, जब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जब धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को ऊंच या नीच दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बाबू सांप्रदायिकता की पहचान का, तो सांप्रदायिकता की पहचान हो जाएगा किससे संबंधित? तो हो जाएगा एक धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले लोगों से संबंधित। बाबू अगर हम बात करें हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म हो जाएगा हिंदू संप्रदाय से संबंधित। अगर हम बात करें इस्लाम धर्म का, तो इस्लाम धर्म हो जाएगा इस्लाम संप्रदाय से संबंधित। क्योंकि हिंदू संप्रदाय का जो बाबू हिंदू संप्रदाय का जो नीति होंगे, जो हिंदू संप्रदाय के रहन सहन होंगे, जो बाबू उसके जो नियम होंगे वो इस्लाम धर्म के नियम से अलग होंगे, इस्लाम धर्म के नियमों से विभिन्न होंगे, यानी कि भिन्न होंगे। भिन्न होने के कारण ही हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग हो जाने के कारण ही इनके संप्रदाय अलग हो जाते हैं। ठीक है, और संप्रदाय अलग हो जाने के कारण ही हमारे भारत देश में जो सांप्रदायिकता की स्थिति है वो देखी जाती है। लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमारे भारत देश में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में सांप्रदायिकता के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, एक दूसरे के साथ दंगे करते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके अगले नंबर के सवाल पर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर, अगर इस्लाम धर्म सोचता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, अगर वो किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता, तो बाबू हमारा भारत देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। अगर हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर किसी अन्य धर्म को बिल्कुल भी अपने देश में नीचा नहीं दिखाएंगे, जैसे कि अगर उनका मानना है कि हमारा हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हमारा हिंदू धर्म ही सबसे महान धर्म है, तो बाबू ठीक है आपका हिंदू धर्म महान धर्म है, ठीक है आपका हिंदू धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। लेकिन जब आप अपने हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं और जब आप अपने देश में दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म को जब आप नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उसे जब आप कम आंकना शुरू कर देते हैं, उस धर्म के लोगों को जब आप अपने देश में स्थान देना, महत्व देना कम कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाबू जो असंतुष्टता होती है समाज में वो उत्पन्न हो जाती है। देखिए विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ माने, उससे कोई दिक्कत हमारे भारत देश की राजनीति को नहीं है, हमारे भारत देश के लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप कभी भी अपने देश में दूसरे धर्म को नीचा ना दिखाएं, कभी भी अपने देश में दूसरे धर्म को बिल्कुल भी आप कम ना आके। जब आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाइएगा, उसे जब आप कम आकिएगा, उसे समाज में आप विशेष स्थान नहीं दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में बाबू जो झगड़े होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हिंदू धर्म के सही नीतियों के अनुसार लोग अगर चलेंगे और इसी प्रकार से अगर इस्लाम और ईसाई धर्म के सही नीतियों के अनुसार अगर लोग चलेंगे, अपने अपने धर्म के सही नीतियों का पालन करेंगे, तो हमारे देश में कभी भी धर्म के नाम पर जो झगड़े होंगे वो नहीं होंगे, धर्म के नाम पर जो विद्रोह होंगे वो नहीं होंगे। अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। हमारा जो
धर्म होगा वो बाबू आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि आप एक दूसरे से झगड़े करें। बिल्कुल भी धर्म बाबू, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म बाबू ये संदेश नहीं देता है कि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म कम है, या फिर धर्म के नाम पर हमें मारना चाहिए, काटना चाहिए, या फिर एक दूसरे के साथ विद्रोह करना चाहिए। धर्म में, हर एक धर्म में अच्छी नीतियां हैं और उन नीतियों को अपनाकर अगर लोग आगे बढ़ेंगे, लोग अगर अपना बाबू जीवन का संचालन करेंगे, देश में अगर वो अपना काम करेंगे तो कभी भी लड़ाई झगड़ा वाला जो स्थिति है वो उत्पन्न हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं जो आप लोगों को समझा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से बाबू समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं अगले नंबर के सवाल पर। 239 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है सांप्रदायिक सोच का मूल आधार क्या है। बताइए तो सांप्रदायिक सोच का जो मूल आधार है वो क्या है? विकास, समानता, धर्म से एकता, या फिर धर्म आधारित समुदाय। सांप्रदायिक सोच का जो मूल आधार है दोस्तों वो है धर्म आधारित समुदाय। धर्म आधारित जब समुदाय बनती है हमारे समाज में तो उस स्थिति में सांप्रदायिक वाला जो सोच है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक सोच का मूल आधार क्या होता है? सांप्रदायिक सोच का मूल आधार होता है धर्म आधारित समुदाय। हिंदू समुदाय अलग है, इस्लाम समुदाय अलग है। इस्लाम समुदाय कहने का मतलब है उस समुदाय के जो लोग हैं वो बाबू अलग हैं। ठीक है, तो इसी कारण सांप्रदायिक जो सोच होती हैं वो हमारे समाज में पनपती है, जन्म लेती हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है सांप्रदायिकता का मुख्य लक्षण क्या है? सांप्रदायिकता का मुख्य लक्षण आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर 240 का हो जाएगा हिंसात्मक तनाव। सांप्रदायिकता का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो हिंसात्मक तनाव होता है। लोग सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर बाबू क्या करते हैं? झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लोग हिंसा करना हमारे समाज में शुरू कर देते हैं, जो हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। अगर देश में बराबर हिंसात्मक बाबू झगड़े होते रहेंगे, बराबर अगर हिंसात्मक बाबू विद्रोह होते रहेंगे तो हमारा देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है, हमारा देश बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है सांप्रदायिक हिंसा किस स्थिति में होती है? बताइए तो सांप्रदायिक जो हिंसा है वो किस स्थिति में होती है? तो बाबू सही आंसर 241 का हो जाएगा जब धार्मिक सोच उग्र हो जाए। उग्र कहने का मतलब है विद्रोह के रूप में चले जाए। ठीक है, विद्रोह के रूप में जब धार्मिक सोच चला जाता है तो उस स्थिति में ही सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, जो हिंसा होते हैं वो बाबू शुरू हो जाते हैं। सांप्रदायिक कि हिंसा की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्न में से क्या सांप्रदायिकता को दर्शाता है? बताइए तो इनमें से कौन सांप्रदायिकता को दर्शाता है? धर्म का व्यक्तिगत मामला होना, धार्मिक सह अस्तित्व होना, एक धर्म को राष्ट्र धर्म मानना, या फिर धर्मों में परस्पर संवाद होना। तो सही आंसर 242 का होगा एक धर्म को राष्ट्र धर्म मानना। बाबू जब भी हमारे देश में किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म माना जाएगा, किसी एक धर्म को ही सभी अधिकार दे दिया जाएगा, किसी एक धर्म के सापेक्ष ही हमारे भारत देश का संविधान हो जाएगा, हमारे भारत देश का संविधान होगा, तो अन्य धर्मों के साथ अन्याय होगा, अन्य धर्म के लोगों के साथ यह अन्याय होगा। बाबू ऐसा समझा जाएगा कि अन्य धर्मों के साथ बाबू अन्याय हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, उनका जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। इसलिए हमारे भारत देश के संविधान में किसी एक धर्म को बिल्कुल भी राष्ट्रीय धर्म का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता का परिणाम क्या हो सकता है? तो बाबू आप सभी को पता है कि सांप्रदायिकता का जो परिणाम है वो हो सकता है झगड़ा, हिंसात्मक भावना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला ना, हिंसात्मक संघर्ष। 243 का सही आंसर क्या होगा? हिंसात्मक संघर्ष। सांप्रदायिकता का परिणाम होगा हिंसात्मक संघर्ष वाला। लोग झगड़े के कारण क्या करेंगे? झगड़े के कारण ही संघर्ष करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
244 नंबर के सवाल में कहा गया है सांप्रदायिक मानसिकता किसे मजबूर करती है। सांप्रदायिक जो मानसिकता है, जो सोच है, वो किसे मजबूर करती है। तो बाबू सही आंसर 244 का हो जाएगा अपने धर्म को श्रेष्ठता स्वीकारने के लिए। मैंने बताया ना, सांप्रदायिकता तभी उत्पन्न होती है जब लोग अपने अपने धर्म को समाज में श्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं और दूसरे धर्म को कम आंकना शुरू कर देते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। उसी समय सांप्रदायिकता वाली जो स्थिति होती है वो हमारे समाज में उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा अपने धर्म की श्रेष्ठता स्वीकारने के लिए। याद रखेंगे, सांप्रदायिकता मानसिकता बाबू, सांप्रदायिक मानसिकता जो मजबूर करती है वो करती है किसके लिए, तो अपने धर्म की श्रेष्ठता स्वीकार करने के लिए ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे। 245 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है जब एक धार्मिक समुदाय के सदस्य सोचते हैं कि दूसरे धर्म के लोग राष्ट्र के नागरिक नहीं हो सकते तो यह लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है या फिर सांप्रदायिकता है। तो बाबू सांप्रदायिकता है। क्या है? सांप्रदायिकता है। याद रखेंगे ना, जब भी एक धार्मिक समुदाय के सदस्य सोचते हैं कि दूसरे धर्म के लोग राष्ट्र के नागरिक नहीं हो सकते, उनका अधिकार हमारे भारत देश पर नहीं है, उनका कोई भी संबंध हमारे भारत देश से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता वाली भावना उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलिए यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है एक धर्म के अनुयायियों द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को देश से बाहर निकालना क्या है। बाबू, जब एक धर्म के लोगों के द्वारा, एक धर्म का समर्थन करने वाले अनुयायियों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को जब देश से बाहर निकाला जाता है तो यह क्या कहलाता है। तो बाबू यह कहलाता है क्या, तो यह कहलाता है आप लोगों का सांप्रदायिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यही काम पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान बिल्कुल भी हिंदू धर्म के लोगों को अपने देश में नहीं रहने देता। अगर वहाँ पर कोई भी हिंदू धर्म वाले लोग रहते हैं तो उसे वो अपने देश से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो अपना सारा अधिकार, अपना सारा जो श्रेय है, अपना सारा जो बाबू मूल्य, जो अधिकार है, जो मूल्य नीतियाँ हैं, वो दिया है केवल और केवल इस्लाम धर्म के लोगों को, ना कि हिंदू धर्म के लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान देश है वो बिल्कुल भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, बल्कि दोस्तों धर्म सापेक्ष देश है। ठीक है, वहाँ पर केवल एक ही धर्म को श्रेष्ठता दी गई है और वो है इस्लाम धर्म। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है सभी धर्म के लोगों को एक जैसे विचार रखने के लिए मजबूर करना किसका संकेत है। बताइए तो बाबू, सभी धर्म के लोगों को एक जैसे विचार रखने के लिए मजबूर करना किसका संकेत है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 247 का हो जाएगा सांप्रदायिकता का सोच। सांप्रदायिकता का सोच ना, सांप्रदायिकता का सोच है। सभी धर्म के लोगों को एक जैसा विचार रखने के लिए मजबूर करने वाला जो संकेत होता है वो होता है सांप्रदायिकता वाला। बाबू जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, लोग आज़ाद हैं, वो बाबू स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार वो जी सकते हैं। कभी भी किसी के ऊपर हम यह आरोप नहीं लगा सकते, कभी भी किसी को हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस धर्म को अपना ले या फिर उस धर्म को छोड़ दे, उस धर्म का वो परित्याग कर दे। अगर बाबू कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम हिंदू धर्म से ही हम खुश हैं तो उसे अधिकार है हिंदू धर्म में जीने का। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में जन्म लिया है, अगर वो मानता है कि इस्लाम धर्म सही नहीं है, हमें चले आना चाहिए हिंदू धर्म में, तो बाबू वो खुशी पूर्वक हिंदू धर्म में आ सकता है, अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। हिंदू धर्म से लोग भी इस्लाम धर्म में जा सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है हमारे भारत देश के संविधान के द्वारा, हमारे भारत देश के कानून के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई जोर ज़बरदस्ती किया जाएगा तो यह हो जाएगा एक प्रकार का सांप्रदायिक सोच। क्या होगा? सांप्रदायिक सोच। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी धार्मिक समुदाय की सभी आवाज़ों को दबाना क्या कहलाता है। किसी धार्मिक समुदाय की सभी आवाज़ों को दबाना, उनके सभी अधिकारों को छीनना, उनके सभी मूल उद्देश्यों को दफन करना बाबू कहलाता है क्या? तो कहलाता है सांप्रदायिकता। 248 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिकता। ये सारे के सारे बाबू आपके सांप्रदायिकता के अंतर्गत ही आते हैं ना। 249 नंबर के सवाल में पूछा गया है जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाए तो
तो यह किसका रूप होता है? तो सांप्रदायिकता का। मैंने बताया ना आप लोगों को, जब भी एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे धर्म से महान, दूसरे धर्म से बाबू काफ़ी उच्च माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता वाली जो भावना होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा 249 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ मान्यताएं और एक धर्म की श्रेष्ठता की भावना क्या दर्शाती है? लोकतंत्र को, सांप्रदायिकता को, संविधान को या फिर सामाजिक समानता को? तो बाबू 250 का राइट आंसर होगा हमारा सांप्रदायिकता को। समझ रहे ना, प्रश्न में कहा गया है धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ मान्यताएं और एक धर्म की श्रेष्ठता। तो बाबू आया है ना एक धर्म की श्रेष्ठता। एक धर्म की श्रेष्ठता कहने का मतलब एक ही धर्म को अधिकार देना, एक ही धर्म को सारे श्रेय देना, एक ही धर्म को अपने देश में महान बताना। तो बाबू ऐसी भावना दर्शाती है सांप्रदायिकता को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 251 नंबर का सवाल है, सांप्रदायिकता की सोच प्रायः क्या चाहती है? तो याद रखेंगे बाबू, सांप्रदायिकता की जो सोच है वो चाहती है अपने धर्म की राजनीति में प्रमुखता। अपने धर्म की राजनीति में क्या चाहती है? प्रमुखता, कि हमारे धर्म को हमारे देश की राजनीति में बाबू स्थान मिल जाए, ठीक है, विशेष स्थान मिल जाए, हमारे देश की राजनीति में हमारे धर्म को ही विशेष स्थान मिल जाए, यही सांप्रदायिकता की सोच चाहती है। लेकिन हमारे भारत देश का संविधान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 251 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। 252 नंबर सवाल है, बहुसंख्यकवाद का क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताना है बाबू। बहुसंख्यकवाद का जो अर्थ है वो है बहुसंख्यक समुदाय की प्रभुता। बहुसंख्यक समुदाय की प्रभुता कहने का मतलब जिस समुदाय के लोगों में काफ़ी संख्या होती है, काफ़ी दोस्तों उनमें बहुलता होती है, तो ऐसी स्थिति को ही बहुसंख्यकवाद का स्वरूप माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 253 नंबर सवाल है, श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यकवाद दिखा? तो बाबू याद रखेंगे सिंघली, सिंघली, सिंघली ना, सिंघली याद रखेंगे। श्रीलंका में सिंघली धर्म से संबंधित समुदाय का जो बाबू संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किसका है? तो सिंघली समुदाय का। याद रखेंगे 253 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसीलिए श्रीलंका में सिंघलियों को ही सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, राजनीति से संबंधित सभी प्रकार के जो मूल उद्देश्य हैं वो बाबू दिए गए हैं, उनको हर प्रकार के सुख सुविधाएं दिए गए हैं। किनको? तो सिंघली धर्म के लोगों को, सिंघली समुदाय से जुड़े लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें 254 नंबर के क्वेश्चन का, तो इसमें कहा गया है 1956 में श्रीलंका में क्या निर्णय लिया गया? बताइए तो 1956 ईस्वी में श्रीलंका में क्या निर्णय लिया गया था? तो याद रखेंगे सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। सिंघली को क्या किया गया था? तो सिंघली को बाबू एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। तो सही आंसर 254 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बाबू बी। यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। हमारे भारत देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि बाबू हिंदी भाषा हर धर्म के लोग ही बोलते हैं, हर समुदाय के लोग ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। बौद्ध धर्म के साथ ही अगर हम बात करें ईसाई धर्म का, तो ईसाई धर्म के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी बाबू भाषा हमारे भारत देश के हर क्षेत्र में ही देखी जाती है। क्या हो रे? अरे आओ तो एक बना क्या? अरे आओ तो रुक ना रे। ठीक बा, हम आओ तो 2 मिनट रुक जो। अरे कहो कि अभी ऑनलाइन पढ़ाओ तनी तो समझ बतिया के। दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर हमारे भारत देश के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो उस क्षेत्र में आपको ऐसा कोई भी बाबू व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कि हिंदी ना बोलता हो। हाँ, वो बाबू आपसे जीत सकता है, जो भाषा उसे आता है वो भले आपको ना आए, लेकिन अगर आपको हिंदी आता है तो वो हिंदी बोल सकता है, उसे हिंदी बोलना ज़रूर आता होगा। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, जो काफ़ी अशिक्षा से अपरिचित हैं, और शिक्षा के मामला में बाबू, शिक्षा के मामले में काफ़ी अगर पीछे है, तो ऐसी स्थिति में वो हिंदी
भाषा को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत देश के शिक्षित क्षेत्रों का, तो शिक्षित क्षेत्रों में अगर जाइएगा तो वहाँ पर आपको हिंदी भाषा ही देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे भारत देश के संविधान में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। तो आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ पर तो मैंने ये तो बता ही चुका है, मैंने ये केवल बताया था ना, हिंदी भाषा को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए? बताइए तो श्रीलंका देश में बहुसंख्यकवाद के अंतर्गत कौन से कदम उठाए गए थे? तो सही आंसर होगा सिंगलियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता वाला। क्या वाला बाबू? सिंगलियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता वाला। सिंगलियों को ही सरकारी नौकरी केवल दिया जाता था। किस देश में? तो श्रीलंका में। बताया नहीं मैंने आप लोगों को बाबू, बताया ना आप लोगों को, श्रीलंका देश में जब सिंगलियों को राष्ट्रीय धर्म मान लिया गया था श्रीलंका के संविधान में, तो उन्हें सभी प्रकार के राजनीति वाले जो अधिकार हैं वो दे दिए गए थे। चाहे वो बाबू सरकारी नौकरी हो या पानी हो या खाने के लिए बाबू अनाज हो, कुछ भी हो, सारे अधिकार सिंगलियों को ही दिए गए थे। किस देश में? तो श्रीलंका देश में ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है? तो सही आंसर होगा धार्मिक आधार पर राजनीति गोलबंदी। यही सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो 256 का करेक्ट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए ना। चलिए 257 नंबर के सवाल पर आते हैं। पूछा गया है, चुनाव के समय सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किस रूप में देखी जाती है? आप सभी बताएंगे कि चुनाव के समय, वोट के समय बाबू सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति किस रूप में देखी जाती है? तो याद रखेंगे धर्म के नाम पर वोट मांगने पर। ठीक है, धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले बाबू रूप में देखी जाती है। तो सही आंसर 257 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लोग जो होते हैं वोट मांगने वाले, जो अभिभावक होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते भी हैं और धर्म के नाम पर वोट को हासिल करते हैं। जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है उस धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काते हैं ताकि लोग उसे वोट दे सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले नंबर के सवाल पर। इसमें कहा गया है, सांप्रदायिकता का सबसे खतरनाक रूप क्या है? तो बाबू संप्रदाय के आधार पर हिंसा और दंगे ना, यही सबसे खतरनाक और सबसे बाबू हिंसात्मक रूप है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। 259 नंबर सवाल है, भारत में शासन की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? तो याद रखेंगे धर्मनिरपेक्ष। भारत में शासन की कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष वाला। 259 का करेक्ट आंसर हमारा होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि बाबू सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के लिए। ठीक है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार सभी धर्मों को समानता दिया गया है। सभी धर्म के लोगों को ही समान जो अधिकार है, समान जो श्रेय है वो दिया गया है। किसी धर्म के लोगों के साथ कोई भी असमानता हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार नहीं किया गया है, हमारे भारत देश की राजनीति के अनुसार नहीं किया गया है। तो 260 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर बाबू जितना अधिकार हमारे भारत देश के हिंदू धर्म को है उतना ही अधिकार हमारे भारत देश के इस्लाम धर्म को ही है और उतना ही अधिकार हमारे भारत देश के सिख और ईसाई धर्म के लोगों को भी है। किसी भी एक धर्म को विशेष अधिकार हमारे भारत देश के संविधान से दिया नहीं गया है। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, भारत के नागरिक को धर्म की कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? तो याद रखेंगे धर्म बदलने की, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की। ये वाला किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हालांकि आपका जन्म हुआ है इस्लाम धर्म में, लेकिन अगर आप चाहते हैं ईसाई धर्म में जाने का तो बाबू आप ईसाई धर्म में जा सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, आप उस धर्म में प्रवेश ले सकते हैं। इससे कोई भी भारत देश के संविधान को आपत्ति नहीं है, भारत देश के कानून को कोई भी आपत्ति नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आप इस्लाम धर्म के लड़की से भी विवाह कर सकते हैं। हमारे भारत देश के संविधान से कोई भी आपत्ति नहीं है। भारत देश के संविधान से खुद अधिकार दिया गया है कि आप इंटर कास्ट में विवाह कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कोई रोक नहीं है हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार। तो बाबू यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। कहा गया है भारत में संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे भेदभाव। अगर बाबू कोई भी हमारे देश में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार कभी भी किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कभी भी कोई भी भेदभाव हमारे भारत देश के धर्म के लोगों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी धर्मों को विशेष अधिकार दिया गया है, विशेष समानता दिया गया है। विशेष समानता कहने का मतलब समान जो बाबू समानता है वो दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग, कोई भी अगर समाज के व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, उनको अगर बाबू विशेष अधिकार नहीं दे पाते हैं तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे भेदभाव को ना। 262 का अगला प्रश्न है, संविधान किस स्थिति में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो याद रखेंगे बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता स्थापित करने हेतु। समानता स्थापित करने हेतु ही हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत देश के कानून के अनुसार भारत के सभी धर्म को ही समान अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर बाबू जब समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब हमारे भारत देश के सभी धर्मों में असमानता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो असमानता वाली स्थिति को समानता में परिवर्तित करने के लिए हमारे भारत देश का जो संविधान होगा वो हस्तक्षेप कर सकता है, वो बाबू उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 264 नंबर सवाल है, भारत में छुआछूत की अनुमति किस आधार पर नहीं दी जाती। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधानों के कारण। किस कारण? संवैधानिक प्रावधानों के कारण। 264 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। इसी आधार पर छुआछूत की अनुमति हमारे भारत देश के संविधान के अनुसार नहीं दी जाती है। ठीक है, 265 नंबर सवाल है, धर्मनिरपेक्षता क्या है बाबू। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया है कि धर्म जो निरपेक्षता है वो है बाबू क्या, तो वो हो जाएगा संविधान की मूल भावना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हमारा संविधान किसी भी एक धर्म के सापेक्ष नहीं है, किसी एक धर्म का समर्थन करने वाला नहीं है ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्या है बाबू। लैंगिक असमानता, लड़का लड़की में जो अंतर होता है ना, लड़का लड़की स्त्री पुरुष में जो असमानता हमारे समाज में देखा जाता है, जो असमानता हमारे समाज के लोगों ने बाबू किया है, तो बाबू ऐसी असमानता का जो सबसे महत्वपूर्ण रूप है वो क्या है। तो याद रखेंगे सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता होगा, हाँ यही होगा, क्योंकि समाज नहीं बाबू ऐसी असमानता उत्पन्न किया है। आज से अगर आप 20 साल पहले देखें तो बाबू लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। जो अधिकार समाज में पुरुषों को था वो अधिकार बिल्कुल भी हमारे समाज के महिलाओं को प्राप्त नहीं था। जितना विशेष अधिकार हमारे समाज के बाबू पुरुषों को, हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं उनको था, उतना विशेष अधिकार हमारे समाज के बेटियों को, समाज के माताओं को, समाज की स्त्रियों को नहीं था। लोग अपने घर से बेटियों को बाहर निकलने तक नहीं देते थे, लोग अपने बेटियों को पढ़ने तक नहीं देते थे, लोग अपनी बेटियों की संख्या बढ़ाते तक भी नहीं थे। अगर बेटी गर्भ में रहती थी, पता चलता था कि बेटी गर्भ में है, तो उसे मार देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बेटी जन्म लेगी तो हमारे लिए बोझ होगा, इसलिए बेटे को ही जन्म दे, हम बेटी को जन्म ना दें। बहुत ही बाबू दुर्व्यवहार किया जाता था हमारे समाज में बेटियों के साथ, हमारे समाज में महिलाओं के साथ। उन्हें हर एक क्षेत्र से ही, उन्हें हर एक बाबू फील्ड से ही नकारा जाता था, हर एक क्षेत्र से ही उन्हें बाबू निकाला जाता था। चाहे वो क्षेत्र शिक्षा का हो, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे वो क्षेत्र बाबू खेल का हो, चाहे वो क्षेत्र गायन का हो, चाहे वो क्षेत्र बाबू एक्टर वाला हो। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं नायक या नायिका वाला हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में बाबू महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था। बस उन्हें ये कहा जाता था कि आप केवल गृहिणी हो, आपका काम है बच्चे पैदा करना, बच्चे संभालना, बच्चे को नहा धोआ कर स्कूल भेजना, घर का खाना बनाना, पति की सेवा करना और पति की देखभाल करना और पति की ज़रूरतों को पूरा करना और उसका जो शारीरिक मनोकामना है उसको पूर्ण करना। बस यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी काम समाज में नहीं है। समाज में उन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। किनको? तो हमारे समाज के महिलाओं को, समाज के हमारे स्त्रियों को। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे
हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारे समाज के महिलाओं को भी अब उतना ही अधिकार दे दिया गया है जितना कि हमारे समाज के पुरुषों को दिया गया है। हमारे समाज के कानून में, हमारे देश के कानून में, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के नीतियों में जितना अधिकार, जितना बाबू श्रेय हमारे देश के व्यक्तियों को, पुरुषों का है, उतना ही श्रेय हमारे देश के बेटियों को, हमारे देश के महिलाओं को भी, माताओं को भी दे दिया गया है। और इन स्त्रियों ने, इन बेटियों ने, इन माताओं ने खुद बाबू क्या किया है कि अपने आप को साबित किया है। ठीक है, अपने आप को साबित किया, अपने आप को प्रूव किया है कि जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की नहीं कर सकती। बाबू अगर क्रिकेट में आप लड़का देखते हैं तो क्रिकेट में आपको लड़की भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप गायन के क्षेत्र में, अगर आप गायन के क्षेत्र में लड़का को देख सकते हैं तो लड़की को भी देख सकते हैं। अगर आप शिक्षा जगत में, या फिर अगर आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर का क्षेत्र हो, चाहे बाबू मान के चलते हैं पायलट का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी अगर मान कर चलते हैं सेवा का क्षेत्र हो, उसमें अगर लड़का है तो लड़की भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लड़की भी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जितना कि एक पुरुष निभा रहा है। इनफैक्ट बाबू उससे अच्छा ही जो बेटियां हैं वो अपनी भूमिका समाज में निभा रही हैं और समाज में बाबू अपनी भूमिका निभा कर समाज को आगे बढ़ा रही हैं। देश में वो अपना काम कर रही हैं, देश में नाम कर रही हैं। ठीक है, देश में नाम कर रही हैं। तो इसीलिए लड़के के साथ साथ बेटियों को भी एक अवसर देना चाहिए, उनको भी अधिकार देना चाहिए पढ़ने का, उनको भी अधिकार देना चाहिए कुछ करने का, उनको भी अधिकार देना चाहिए घर से बाहर निकलकर अपने आप को समाज में एक नया स्वरूप प्रदान करने का, अपना नाम बनाने का, अपने आप को प्रमाणित करने का कि मैं भी खाना बनाने, बच्चा पैदा करने के अलावा कोई और काम कर सकती हूँ। जो पुरुष कर सकते हैं उसे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, तो लैंगिक असमानता का सबसे महत्वपूर्ण जो रूप है वो है सामाजिक असमानता। तो आप सब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। आओ तुम। चलिए जल्दी जल्दी अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बाबू आप लोगों से क्या पूछा गया है? पूछा गया है परिवार में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी किसे माना जाता है? बताइए तो, परिवार में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी किसे माना जाता है? तो बाबू गृहस्थी और बच्चों का पालन पोषण। मैंने बताया ना बाबू, परिवार में लड़कियों का मुख्य जिम्मेवारी बस दे दिया गया है कि आप गृहस्थी संभालो और बच्चों का पालन पोषण करो, बस यही आपका काम है। इसके अलावा समाज में, देश में कोई भी आप लोगों का काम नहीं है, यानी कि लड़कियों का, महिलाओं का कोई काम नहीं है। लेकिन महिलाओं ने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने बल पर उन्होंने समाज में लोगों के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो पुरुषों ने किया है और उससे अच्छाई कर सकते हैं। और उन्होंने बाबू प्रमाणित करके ही उन्होंने समाज में अपना स्वयं से पहचान बनाया है। समाज में उन्होंने आने वाली पीढ़ी, आने वाली जो बेटी वाली पीढ़ियां हैं उनको एक विशेष बाबू अवसर प्रदान किया है, ताकि आने वाली जो बेटियों की पीढ़ियां हैं वो भी क्या कर सके, वो भी गृहस्थी और बच्चों का पालन पोषण करने के अलावा समाज में एक नया काम कर सके। ठीक है, मतलब समाज में सेवा का काम कर सके। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर के सवाल पर। इसमें क्या बोला गया है?
इसमें बोला गया है 268 नंबर के सवाल में, श्रम के लैंगिक विभाजन का मुख्य प्रभाव कहाँ देखा जाता है। तो याद रखेंगे, श्रम के लैंगिक विभाजन का मुख्य जो प्रभाव है वो देखा जाता है सभी जगह है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों। सभी जगह कहने का मतलब है कि सभी जगह कहने का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों जगह ही बाबू देखा जाता है लैंगिक विभाजन का प्रमुख प्रभाव। लैंगिक विभाजन मतलब लड़का लड़की में अंतर, लड़का लड़की में अंतर, याद रखेंगे। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के कार्य क्षेत्र की परंपरागत परिभाषा क्या है। तो इसका सही आंसर होगा घर का काम और बच्चों का पालन पोषण, मैंने बता चुका है, ठीक है। महिलाओं की कार्य क्षेत्र की परंपरागत परिभाषा, परंपरागत मतलब शुरू से चली आने वाली जो परंपरागत परंपरा है उसकी बाबू बात यहाँ पर की जा रही है। जो महिलाएं हैं बाबू, जो महिलाएं हैं वो शुरू से, यानी कि वो बाबू शुरू से ही मतलब जो काम दादी ने किया, जो काम दादी की बहू ने, जो काम दादी ने किया, फिर दादी की बहू ने किया, फिर उसकी बेटी ने किया, वही काम जो चला आ रहा है वही आगे भी आएगा। तो आगे भी जब आएगा तो उसी को कहा जाता है परंपरागत पेशा। तो महिलाओं के बस बाबू, महिलाओं का जो परंपरागत पेशा था वो यही था कि घर का काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो। तो याद रखेंगे उनका कार्य क्षेत्र, महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल घर के चार दीवारी के अंदर इतना ही तक सीमित रहता था, इतना ही तक सीमित रहता था। और बच्चे और उनके पति का जो संबंध होता है, जो काम वासना होता है उसे पूर्ण करने तक सीमित रहता था। उसके अलावा कोई भी बाबू अधिकार हमारे समाज के लोगों के द्वारा हमारे देश के महिलाओं को प्राप्त नहीं था, ठीक है। उनका शोषण कर लिया जाता था, हमारे देश के महिलाओं का, हमारे देश की बेटियों का शोषण कर लिया जाता था, लेकिन उन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा महिलाओं के कार्यों को अस्तृण क्यों माना जाता है। बाबू, पुरुषों द्वारा महिलाओं के कार्यों को अस्तृण क्यों माना जाता है। क्योंकि यह पारंपरिक दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। पुरुष लोग ये सोचते हैं, पुरुष समाज यह सोचता है कि जो खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करने वाला जो काम है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए ही बनाए गए हैं, ये पुरुषों के लिए बिल्कुल भी बनाए नहीं गए हैं। इसे केवल महिला ही कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता, और महिलाएं इसीलिए बनी है। तो 270 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। आप सभी याद रखेंगे 270 का, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है, अगर पुरुष घर के काम करते हैं तो समाज उन्हें क्या संज्ञा देता है। तो याद रखेंगे, अगर पुरुष घर के काम करते हैं तो समाज उन्हें जो संज्ञा देता है वो देता है अस्तृण वाला। अस्तृण यानी कि भोजपुरिया में समझ सकते हैं आप, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो घर का काम कर रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं बाबू कि जो भी अगर पुरुष घर के काम अगर करने लग जाते हैं तो कहा जाता है कि स्त्री का, यानी कि अपनी पत्नी का पुजारी बना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, अस्तृण, अस्तृण, ठीक, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। 272 नंबर का सवाल है, घर के कामों को करने में पुरुषों को क्या समस्या आती है। तो याद रखेंगे, समाज में उनके खिलाफ आलोचना होती है। जब घर के काम पुरुष करते हैं, तो जब बाबू घर का काम पुरुष करते हैं तो समाज में उनकी लोग हंसी करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि यह मेहरानू वाला काम कर रहा है, यह लड़की वाला काम कर रहा है, यह बीवी का गुलाम बना है। कई प्रकार की संज्ञा उसके ऊपर दे दी जाती है अगर कोई पुरुष घर का काम करने लग जाता है तो। लेकिन जब वही पुरुष पैसा लेकर काम करता है दूसरे के यहाँ, अगर वही पुरुष बाबू जब पैसे के लिए काम करने लग जाता है तो समाज में कोई उसकी हंसी नहीं करता। घर से बाहर जब वही काम है, कपड़ा खींचने वाला काम, ठीक है, धोबी काम करता है ना, कपड़ा खींचने वाला, खाना बनाने वाला भी लोग काम करते हैं ना बाबू, जो खाना बनाने वाले रसोइया होते हैं वो काम करते हैं ना। शादी विवाह में कई प्रकार के फंक्शन में कितना सारे पुरुष हैं जो कि जाते हैं वहाँ पर खाना बनाने के लिए, तो वो भी तो महिलाएं वाला ही काम हो गया, वो भी तो महिलाओं वाला ही काम हो गया। लेकिन वो तो करते हैं, लेकिन लोग उसकी हंसी नहीं उड़ाते। हंसी इसलिए नहीं उड़ाते क्योंकि उस काम के बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। तो समाज का ये गंदा सोच है, गंदा सोच निकालना चाहिए, गंदा सोच को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। अगर कोई पुरुष चार दीवारी के अंदर महिलाओं वाला काम कर रहा है तो उसे देखकर बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वो स्त्री की, मतलब अपनी पत्नी की मदद कर रहा है। अगर कभी पत्नी बीमार पड़ जाए या पत्नी ना रहे तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि वो काम करके अपना घर चला सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, वो भूखे नहीं रह सकता, ठीक है, किसी के आसरा पर नहीं रह सकता, अपने पत्नी के भरोसे नहीं रह सकता, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबू सारा चीज़ समझते आप लोग चलना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ।
अगला प्रश्न है, श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में किस प्रकार के भेदभाव को जन्म देता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 का बाबू, आर्थिक भेदभाव। कैसा? आर्थिक भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में आर्थिक भेदभाव को जन्म देता है। आर्थिक यानी कि मूल्य वाला भेदभाव को जन्म देता है। मूल्य यानी कि पैसा। महिलाओं के बारे में पुरुषों का रूढ़िवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो याद रखेंगे बाबू, सही आंसर हो जाएगा 274 का हमारा, सामाजिक मान्यताओं पर। समाज में मान्यता है, समाज में मान्यता है कि अगर किसी विवाहित स्त्री का पति मर जाए तो उसे सती होना पड़ेगा। तो बाबू ये समाज की जो मान्यता है वो बदला कि नहीं बदला, आप ही बताइए। समाज की मान्यता था कि अगर जीते जी किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसे सती होना पड़ता है, और जब सती ना हुई, सती वाली जब परंपरा नष्ट हो गई, तो लोग क्या करते थे कि उसके बाल का मुंडन करते थे, स्त्री के बाल का मुंडन करते थे। लोग उसका चेहरा नहीं देखते थे। वो ऐसा मानते थे कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है, उसका सुबह सुबह चेहरा देख लिया जाता है, या उसके हाथ का छुआ पानी पी लिया जाता है, या फिर उसके हाथों से छुआ हुआ खाना खा लिया जाता है, तो वो अपशगुन माना जाएगा। तो ऐसा सोच हमारे समाज के लोगों का था, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये था एक सामाजिक मान्यता जो कि हमारे दादा परदादा और हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन हमारे समाज के सुधारकों ने, हमारे समाज के महापुरुषों ने इन सभी मान्यताओं को मिट्टी में गाड़ दिया। इन सभी मान्यताओं को तोड़कर स्त्रियों को समाज में एक नया पहचान दिया, एक नया अधिकार दिया, एक नया स्वरूप दिया। उन्हें समाज में एक नया बाबू महत्व प्रदान किया। ठीक है, तो याद रखेंगे सामाजिक मान्यताओं वाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों को घर के काम करने के लिए कौन सा सामाजिक दबाव होता है? पुरुषों को घर के काम करने के लिए कौन सा सामाजिक दबाव होता है? तो समाज द्वारा उन पर छींटाकसी की जाती है। छींटाकसी मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, जब भी पुरुष घर का काम करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि मौग भइल बड़े, ठीक है, मेहरानू का काम करता रहे ना, लोग बोलते हैं। बिहार में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, बिहार में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि ऐसा नहीं बाबू सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिला किसानों की कृषि क्षेत्र में कुल भागीदारी कितनी है? तो याद रखेंगे महिला किसानों की कृषि क्षेत्र में जो कुल भागीदारी है वो है 40%। 40% महिला कृषि क्षेत्र में किसान के रूप में काम कर रही है, लेकिन उनकी प्रधानता हमारे देश में, हमारे समाज में उतना नहीं है जितना कि पुरुषों को है। पुरुष भी मेहनत करते हैं, स्त्री भी मेहनत करती है, लेकिन जितना श्रेय और जितना महत्ता हमारे समाज में पुरुषों को दिया जाता है, पुरुष वाले किसान को दिया जाता है, उतनी महत्ता, उतना श्रेय बिल्कुल भी स्त्रियों को नहीं दिया जाता। तो बाबू ऐसा हमारे समाज की विडंबना है, हमारी समाज की सोच है, जो कि देना चाहिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि जब 40% स्त्रियां कृषि क्षेत्र में लगकर काम कर रही हैं, तो स्त्रियों के योगदान के कारण ही फसलों का उत्पादन हो पाता है। फसल उत्पादन में स्त्रियों का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। इसलिए जितना महान श्रेय पुरुषों को दिया जाता है, पुरुष वाले किसानों को दिया जाता है फसल के उत्पादन में, कृषि क्षेत्र में, उतना ही महान जो महत्ता है, जो महान श्रेय है, वो स्त्रियों को भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, कृषि क्षेत्र में महिला और पुरुष कामगारों का अनुपात क्या है? तो बाबू कृषि क्षेत्र में महिला और पुरुष कामगारों का जो अनुपात है वो है 53% पुरुष और 75% महिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबू, ग्रामीण महिला कामगारों में से कितने प्रतिशत महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई हैं? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 85%। कितना प्रतिशत? 85%। 85% महिलाएं ग्रामीण महिला कामगारों में बाबू कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं को पुरुषों के बराबर मेहनताना क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाबू क्योंकि समाज का नज़रिया नहीं बदला है। 279 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया ना, स्त्रियां कितना भी लाख काम कर ले, कितना भी समाज के लिए काम कर ले, कितना भी देश के लिए काम कर ले, कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन लोग पुरुष को ही प्रधान मानेंगे, लोग पुरुष को ही विशेष स्थान देंगे, उन्हें ही महानता प्रदान करेंगे, लेकिन स्त्रियों को बिल्कुल भी महानता प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में कोई काम नहीं कर सकती है। पुरुष जितना वो अपना स्थान नहीं बना सकती है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियाँ नहीं कर सकती। ऐसी हमारी समाज के लोगों की सोच है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का नज़रिया नहीं बदला है। तो बाबू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, महिला किसानों का मुख्य कार्य क्या है? तो बाबू महिला किसानों का जो मुख्य कार्य है वो है कृषि उत्पादन। सही आंसर 280 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन हल्के हल्के हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में कृषि क्षेत्र में महिला कामगारों के योगदान को किसने कमतर आंका है? कमतर मतलब कम आंका है, किसने? तो बाबू नीति निर्माता ने, नीति निर्माता समाज के नीति निर्माता ने, समाज के नीति निर्माता ने यह मान लिया है कि स्त्रियां कभी भी पुरुष के बराबर नहीं हो सकती, मान लिया है, जबकि हो चुकी है। इफैक्ट बाबू जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारे देश की बेटी और माताएं हैं, वो पुरुषों से आगे भी निकल चुकी हैं, वो काम कर चुकी है जो एक पुरुष नहीं किया है अभी तक, वो काम कर चुकी है। लेकिन अभी भी समाज में बाबू ये सोच बना हुआ है कि स्त्रियां कभी भी पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती, और इसी कारण बाबू स्त्रियों को समाज में विशेष जो स्थान है वो नहीं दिया जाता, उनके कामों को कभी भी सराहना नहीं किया जाता है, उनके कामों को कभी भी बाबू महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नीति निर्माता ना, ऑप्शन नंबर ए को। 282 नंबर सवाल है, महिला किस कारण से अपने अधिकारों के लिए गोलबंद हो रही है? तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र में पुरुषों के समान स्थान न मिलने के कारण, कृषि क्षेत्र में पुरुषों के समान स्थान न मिलने के कारण ही जो कृषि महिलाएं हैं वो बाबू अपने अधिकारों के लिए गोलबंद हो रही है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में कृषि में महिलाओं के योगदान के बारे में क्या सच्चाई है? तो बाबू सच्चाई यह है कि महिलाओं का योगदान कमतर आंका जाता है हमारे समाज में, हमारे समाज में महिलाओं के कामों को कम रूप से देखा जाता है, हमारे समाज में महिलाओं के परिश्रम को कम आंका जाता है पुरुषों की तुलना में, चाहे वो परिश्रम पुरुषों से वो ज़्यादा ही क्यों ना कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है समाज में महिलाओं को समानता प्रदान करना, समाज में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना। तो यहाँ पर बाबू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। 284 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर समान अधिकार ना, समान अधिकार दिलवाना, समान अधिकार दिलवाना ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1991 और 2001 जनगणना के आंकड़े क्या दर्शाते हैं? तो बाबू 1991 और 2011 के, 2011 नहीं है 2001 है, 1991 और 2001 जनगणना के जो आंकड़े हैं वो बाबू क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या की बढ़ोतरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या की बढ़ोतरी को ही 1991 से 2001 की जनगणना दर्शाते हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा ना। आज भी अगर आप देखिएगा तो बाबू खेतों में पुरुषों के साथ महिलाओं भी अधिक संख्या में रहकर खेती करती हैं और खेती करके फसलों का उत्पादन करती हैं, और अपने पति का, अपने जो शौहर हैं, अपने जो पति हैं, अपने जो पिता हैं, जो बेटियां हैं वो अपने पिता की भी सहायता करती हैं, पत्नी अपने पति की सहायता करती हैं, बेटी अपने पिता का सहायता करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिलाओं के शिक्षा में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा महिलाओं का सामाजिक दबाव। बाबू महिलाओं पर कई प्रकार के सामाजिक दबाव समाज के द्वारा बनाए गए हैं, इसी कारण जो महिलाएं हैं वो समाज में पीछे हैं, वो काफ़ी पीछे रह चुकी है पुरुषों की तुलना में, लड़कों की तुलना में, यही है पिछड़ेपन का मुख्य कारण। तो 286 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, बी होगा 286 का बी ए होना चाहिए। माता पिता की मानसिकता, माता पिता की मानसिकता बन चुका है कि बेटा हमारा पालन पोषण करेगा, बेटा पैसा कमा कर लाएगा, बेटियां पैसा कमा कर नहीं लाएगी, इसलिए बेटा को पैदा करो, बेटिया को गर्भ में ही मार दो। बेटी बिल्कुल भी पैसा कमा कर नहीं ला सकती, बेटी बिल्कुल भी वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, बेटी बिल्कुल भी समाज में नाम ऊँचा नहीं कर सकती। माने कई प्रकार के मानसिक जो गंदे सोच हैं वो माता पिता के हैं, और माता पिता के ऐसे गंदे सोच होने के कारण ही बेटियाँ समाज में आगे नहीं बढ़ सकती, और ना बाबू आगे उसे बढ़ने दिया जाता ही है। ठीक है, अगर जिस दिन माता पिता की सोच अच्छा हो जाएगा, माता पिता अपने बेटे और बेटियों में असमानता करना भूल जाएंगे, बेटे और बेटियों को समान रूप से अधिकार देंगे, समान रूप से उसे शिक्षा प्रदान करेंगे, उसे सभी प्रकार के अवसर प्रदान करेंगे, तो बेटियां भी बेटों के तुलना में बाबू आगे निकल सकती है, या फिर जितना काम बेटे ने किया है उतना वो बेटी भी कर सकती है अगर उसे भी अवसर प्रदान किया जाएगा तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी को।
यहाँ पर प्रश्न है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में सबसे पहले किस देश में बदलाव आया? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बाबू इंग्लैंड। इंग्लैंड में बदलाव आया था, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड में स्त्रियों को कई प्रकार के अवसर दिए गए हैं, कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ठीक है। भारत में महिलाओं के भारत में महिलाओं के साक्षरता दर कितनी है? तो बाबू भारत में महिलाओं के जो साक्षरता दर है वो कम ही है, लेकिन कितना है वो बताना है। तो सही आंसर होगा हमारा 54%। 54% है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो माता पिता का बेटों पर अधिक खर्च करना। माता पिता बेटों पर अधिक खर्च करते हैं और बेटियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, उसे बिल्कुल भी बाबू पढ़ने का अधिकार नहीं देते, उस पर कोई बाबू विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण बेटियां पीछे रह जाती है। बेटियों को कहते हैं कि तुम घर में ही रहकर पढ़ो, तुम बाहर क्यों जाओगी, बाहर क्यों जाओगी पढ़ने के लिए, बाहर जाओगी नाम खराब करोगी। बेटियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, कई परिवारों के द्वारा, कई समाज के लोगों के द्वारा बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, इसी कारण बेटियां पीछे रह जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भूमिका कैसी है? तो याद रखेंगे संतोषजनक। 290 का सही आंसर होगा हमारा बाबू उच्च होगा, उच्च, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को किसने बढ़ावा दिया? भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को किसने बढ़ावा दिया था? तो सही आंसर 291 का हो जाएगा हमारा राजनीतिक गोलबंदी ने। किसने? राजनीतिक गोलबंदी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पितृ प्रधान समाज का असर किस क्षेत्र में दिखता है? तो बाबू सार्वजनिक जीवन में, हर एक जगह में है पितृ प्रधान मतलब पुरुष प्रधान समाज है हमारा। हर जगह ही भारत में पुरुष को ही प्रधान दर्जा दिया जाता है, पुरुष को ही बाबू महान दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आप 292 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को समझ सकते हैं, सार्वजनिक जीवन, याद रखेंगे। 292 का हो गया ना जी। 293 में चलते हैं। इसमें बोला गया है, महिलाओं का औसतन कितने घंटे काम करने का आंकड़ा दिया गया है? महिलाओं का औसतन कितने घंटे काम करने का आंकड़ा दिया गया है? तो 7.5 घंटे। कितना घंटे? 7.5 घंटे। 293 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 294 नंबर सवाल है, पुरुषों द्वारा किए गए काम की प्रमुख विशेषता क्या है? पुरुषों द्वारा किए गए काम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बाबू इससे आमदनी होती है, यही विशेषता है। पुरुष अगर काम करते हैं तो उन्हें उस काम के बदले आमदनी होती है। तो 294 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आमदनी होने के कारण इस समाज में पुरुषों को विशेष स्थान दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें लड़कियों के प्रति भारत में कौन सा सामाजिक दृष्टिकोण प्रकट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, लड़कियों को जन्म के पहले ही मार डालने की प्रवृत्ति है। लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पैदा होगी तो ये लड़की के लिए दहेज जुटाना पड़ेगा, लड़की के लिए खर्च करना पड़ेगा, इसे शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा, अंत में फिर इसको विदाई करके भेजना ही है, तो क्यों हम लड़की पैदा करें, ठीक है। ऐसी गंदी मानसिकता हमारे समाज के लोगों की थी, समाज के माता पिता की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कभी भी बेटी को गर्भ में नहीं मारना चाहिए, गर्भ में मारने का अधिकार बिल्कुल भी हम पुरुषों को नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यही थी महिला आंदोलन की मुख्य मांग। महिला आंदोलन की मुख्य मांग थी कि महिलाओं को भी राजनीति में एक अवसर दिया जाए, महिलाओं को भी राजनीति में एक प्रतिनिधित्व बनाया जाए, ताकि महिला भी क्या कर सके, राजनीति में खड़ा होकर समाज के लिए उन्नति का काम कर सके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न है 297 नंबर में, भारत में लोकसभा में महिलाओं नहीं है, महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत क्या है? तो याद रखेंगे 15%। 15%। 297 का आंसर होगा बाबू 11%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 11% ना। भारत में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 11% है। अगला प्रश्न है, किस देश में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत 19.3% है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पर? तो ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड में, ठीक ना। 298 का सही आंसर क्या होगा? तो इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत में महिला सांसदों का प्रतिशत कितना है जो स्नातक हैं? स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हैं। तो सही आंसर होगा 299 का बाबू 90%। भारत में महिला सांसदों का प्रतिशत 90% है जो कि स्नातक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में कितनी प्रतिशत महिलाएं राजनीति से जुड़ी होती है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से संबंधित होती हैं। पश्चिमी देशों की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बाबू 70%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे 70%। अगला प्रश्न है, विक्टर ह्यूगो का यह कथन किस संदर्भ में है? विक्टर ह्यूगो का यह कथन किस संदर्भ में है? तो सही आंसर 301 का होगा, पुरुषों और स्त्रियों की मानसिकता के संदर्भ में। आप लोग अपने चैप्टर में पढ़े होंगे विक्टर ह्यूगो का कथन, तो बाबू उस कथन का संदर्भ जो है वो है पुरुष और स्त्रियों की मानसिकता से जुड़ा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 302 नंबर सवाल है, विक्टर ह्यूगो के अनुसार स्त्रियों के पास क्या होता है? तो अंतर्दृष्टि होता है, मन की दृष्टि होता है स्त्रियों के पास, लेकिन ऐसी दृष्टि बिल्कुल भी पुरुषों के पास नहीं होती। ठीक है, पुरुषों के पास बाह्य दृष्टि होता है लेकिन अंतर्दृष्टि नहीं होती, और महिलाओं के पास बाह्य और अंतर्दृष्टि ये दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बाबू आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे ना। अगला प्रश्न है, विक्टर ह्यूगो के कथन में पुरुषों और स्त्रियों के दृष्टिकोण में क्या अंतर बताया गया है? तो बाबू इसका सही आंसर होगा कि स्त्रियां अधिक दूर तक देख सकती है, स्त्रियां भावनाओं को समझ सकती है, स्त्रियां ममतामयी होती है। वो ममता के कारण क्या कर सकती है कि दूसरे के दुखों को समझ सकती है, समाज में पुरुषों की तुलना में एक अच्छा काम कर सकती हैं। तो सही आंसर 303 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 304 नंबर में, अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है? गहरी सोच और समझ ही अंतर्दृष्टि कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, विक्टर ह्यूगो के कथन में स्त्रियों का दृष्टिकोण किस प्रकार से अलग दिखाया गया है? तो बाबू वे चीज़ों को लंबे समय तक देखने की क्षमता रखती है। कौन? तो स्त्रियां, बेटियां। तो राइट आंसर 305 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारे प्रश्न बता चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा जो प्रश्न है वो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन के साथ इस वीडियो को बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।